नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डीजनरेटिव जो डिजीज़ हैं ब्रेन की, वो बहुत एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है और उसका प्रेजेंटेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट का डीजनरेशन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि चाहे सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है, पार्किंसंस, ब्रेन का नीचे वाला पार्ट बेसल गैंग्लियन, या लोग कई बार लड़खड़ाते हुए चलते हैं तो सेरिबेलम या सेंसरी मोटर प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होती हैं। पर ये सब डीजनरेटिव जितनी भी डिजीज़ हैं उनको दो चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, लाइफ स्टाइल एंड लॉन्गेविटी। जो लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे अगर डीजनरेटिव डिजीज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें, जो कि आज का अपना टॉपिक है, डिमेंशिया, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है अल्जाइमर डिजीज़। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि ये अल्जाइमर डिजीज़ क्या है या डिमेंशिया क्या है, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा, जो कि वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एसएमएस में कार्यरत थे। डॉक्टर अंजनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि हर डिजीज़ आज एक लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ती जा रही है, और अगर डीजनरेशन की बात करें, एक ज़माना था जब लोग कहते थे सठिया गया है। सठिया गया शब्द इसी बात से आया था कि व्यक्ति 60 साल का हो गया और इसने भूलना शुरू कर दिया। पर ये एक जो टर्म थी वो आज एक डिज़ीज़ के फॉर्म में आने लग गई है कि जो भूलना है या जो मेमोरी लॉस है, ये एक मेजर बीमारी को इंडिकेट करती है। और लोग शुरू में हल्केपन में ले लेते हैं कि ये सठिया गया इसलिए भूल गया, और जब आपके पास पहुंचता है तो वो मेजर डिजीज़ को प्रेजेंट करने लग गया है। दूसरी चीज़, लाइफ स्टाइल जो चेंज होती जा रही है, चाहे वो खान पीन हो, स्ट्रेस हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारे जो चेंजेस अपने आए हैं, इसका भी ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते जा रहा है। आपका क्या मानना है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली बात तो ये कि ये अल्जाइमर डिजीज़ ऑफ एल्डरली है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स इसके जो देखने को मिलते हैं उसमें 65 ईयर्स 65 साल की उम्र के बाद इसकी शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगले कुछ सालों में पेशेंट के सिम्टम्स भी काफ़ी सीवियर हो जाते हैं और वो उसमें दूसरे कई लक्षण प्रकट होते हैं। इनिशियल सिम्टम जैसा बात हुआ कि इसमें मेमोरी लॉस से शुरू होता है। मेमोरी लॉस में एक पिक्यूलियर चीज़ ये होती है कि जो शॉर्ट टर्म और रिसेंट मेमोरी है उस पर सबसे पहले इम्पेक्ट आता है। तो जैसे आजकल की बातों में उसको रोगी को याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि पुरानी सालों पुरानी बातें उसको बहुत अच्छी तरह याद रहती है। पर केवल अकेला मेमोरी लॉस डिमेंशिया या अल्जाइमर्स को डिफ़ाइन नहीं करता। इसमें यूजुअली देखने को मिलता है कि इसमें जब मेमोरी लॉस शुरू होता है उसके साथ में नई चीज़ों को सीखने की जो शक्ति है ब्रेन की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और उसको जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थिंकिंग प्रोसेस नॉर्मल पेस पे नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे ये सब सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। पर जैसा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस, और क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, और अल्टीमेटली ये उसका डे टू डे लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। इसीलिए इसमें अर्ली डायग्नोसिस पे एम्फेसिस हमेशा रहता है। और अर्ली डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे उसमें बिहेवियर के भी चेंजेस आते हैं। तो कई बार ये मान लेते हैं कि जैसे बात हो रही थी कि सठिया जाता है, एज के साथ में बिहेवियर थोड़ा ख़राब होने लगता है, तो ये लगता है कि ये एज का ही पार्ट है। पर देखते ही देखते इसमें कई सारे नए जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे वो घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है उसी को भूल जाता है, टॉयलेट को की जगह कोई दूसरा रूम यूज़ कर लेता है, मनी ट्रांजैक्शन में डे टू डे जैसे मान लीजिए मार्केट गया तो वो उसको जो पैसों का हिसाब किताब करना उसके लिए टाइम के साथ धीरे धीरे और ख़राब होता चला जाता है। जितने भी अपन हायर मेंटल फंक्शंस की जैसे आप बात कर रहे हैं, चाहे मेमोरी हो, आपने बताया कि ओरिएंटेशन है, इंटेलिजेंस है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, इमोशन है, और जो इम्पोर्टेंट बात की कि थिंकिंग प्रोसेस या लैंग्वेज, आपको मतलब कहीं से लिंक नहीं रहता। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसा आपने बताया कि मेमोरी है। अब मेमोरी एक अगर बात करें जो कि 50-60 साल के बाद की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि तुम 40 पे सठिया गए क्या जब भूलना शुरू करते हैं। पर ये जो मेमोरी की आपने बात की कि ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी तो याद रहती है, और शॉर्ट टर्म अभी जो रीसेंट मेमोरी है वो अपन भूलने लग जाते हैं।
इसका अर्ली डिटेक्शन एक तो नॉर्मल होता है, जैसे अपन बहुत दिन से किसी चीज़ से नहीं मिले तो हो सकता है आपको एक मूवी देखना शुरू किया, हीरो का नाम याद नहीं आ रहा, एक तो बड़ी कॉमन इशू ये रहता है। एक रहता है कि आप अपना वर्क जो कर रहे हो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लग गई, चाहे लेडीज़ हो, बिल्कुल कोई चीज़ खाना बनाती है, सामान का रखा, ये अपन को तो ये इसमें इसको नॉर्मल से डिजीज प्रोसेस पे कब अपन मानना शुरू करें? देखिए, जब जैसे इसमें ये होता है कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होने लगता है। कभी जैसे अपन स्ट्रेस में है या अपना डे टू डे वर्क काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है तो भी अपन चीज़ें भूलने लगते हैं। जैसे पब्लिक डीलिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो जो नाम भूलने लगते हैं कि भाई मैं इससे मिला, इससे नहीं मिला। पर ये एक बहुत सेलेक्टेड और लिमिटेड होता है। पर जब ये एक धीरे धीरे ये जो अल्जाइमर्स के या डिमेंशिया के पेशेंट हैं उनमें अर्ली मेमोरी लॉस में भी ये होने लगता है कि वो डेली डे टू डे प्रैक्टिस में उनको इसकी वजह से दिक्कत आने लगती है कि घर में सुबह कौन आया, सुबह वो उन्होंने नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। तो ऐसे बहुत जल्दी फैमिली मेम्बर्स इसको नोट कर सकते हैं यदि वो विजिलेंट रहें तो। पर ज़्यादातर होता ये है कि एजिंग के साथ इसको जोड़ देते हैं तो ये लगता है कि ये हो सकता है कि एज के साथ में ये नॉर्मल चेंजेज आ रहे हों। और ये फिर अकेला मेमोरी पे कन्फाइंड नहीं करता, मेमोरी के साथ जो बाकी जो अपना वर्किंग है, एग्जीक्यूटिव मेमोरी है जिसमें कि अपने को जो रूटीन डे टू डे टास्क है कि जैसे फिक्स रूटीन है कि आप उठोगे, फ्रेश होने गए, ब्रश किया, इन सब चीज़ों में शेव किया, नहाना धोना किया, इन सब चीज़ों में धीरे 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 उसको प्रॉब्लम आने लगती है। और जो कॉमन जगह है डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। जैसे डे टू डे लाइफ में उसका रूटीन है कि मंदिर जाना है, अब वो मंदिर जाने के बजाय वो उसका जो सालों से जा रहा है वो रास्ता भी भटकने लगता है। और इसमें जब ये आगे प्रोग्रेस करती है, बीमारी बढ़ती है तो एक एडवांस स्टेज में तो यहाँ तक होता है कि उसको अपने फैमिली मेम्बर्स के जिनके साथ सालों से रह रहा है उनसे वो रिलेशन भी भूल जाता है, उनके नाम भी भूल जाता है और उनके साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे बिल्कुल डिफरेंट होता चला जाता है। डॉक्टर अंजनी, वैसे तो नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि दुनिया की जो करीब 5% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर या 80 साल से ऊपर करीब 20% पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। पर आपका भी एक्सपीरियंस मोर देन 30-40 इयर्स का हो गया, यंगेस्ट पेशेंट या किस एज पे आपने अल्जाइमर्स डिजीज को डायग्नोज? देखिए, इसमें यंग पेशेंट में ये लेस देन 35 इयर्स पे भी शुरुआत हो सकता है। मैंने एक फैमिली देखा था जो जिसको रिपोर्ट भी किया, वो फैमिलियल अल्जाइमर्स डिजीज़ की फैमिली थी। उसमें 3 जनरेशन तक अफेक्ट हुए थे और उसकी शुरुआत के जो इनिशियल लक्षण है उसमें करीब 11 से 12 फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट हुए थे। और वो पर्टिकुलर एज पे जैसे ही 25 साल 30 साल क्रॉस करने लगते उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते, ऑफिस जाने में उनको दिक्कत आने लगती, ऑफिस का काम करने में दिक्कत आने लगती। तो ये जो दोनों ही एक्सट्रीम है एज के वो कॉमन नहीं होते इसमें। जैसे यंग ऑनसेट डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, उसमें फैमिलियल अल्जाइमर्स के भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने एक फैमिली ट्रेंड देखा, इसका मतलब जेनेटिक कॉज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर अपन कॉज की बात करें, क्योंकि इसको लाइफ स्टाइल से भी जोड़ा जाता है कि, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में रहते हो तो आपको मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स या अदर कॉजेस क्या क्या मानते हैं जो कि प्री डिस्पोजिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट कॉज तो नहीं पर हाँ प्रेसिपिटेटिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल। तीनों चीज़ों का इसमें इक्वल रोल रहता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिन पेशेंट्स में होता है उनमें ये चीज़ें धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाने लगती हैं और उसमें ब्रेन के सेल्स में एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन शुरू होता है, जो अमाइलॉइड प्रोटीन है, ताऊ प्रोटीन है, और इसके साथ न्यूरोफिब्रिल कुछ चेंजेस आने लगते हैं जो धीरे धीरे ब्रेन की जो नॉर्मल सेल्स है जो मेमोरी से कंसर्न है उनका डिजनरेशन शुरू होता है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है तो ये प्रोसेस मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इसीलिए इसमें तीनों चीज़ों का ये इंटरेक्शन है जो अल्टीमेटली न्यूरो डिजनरेटिव फॉर्मेट में सिम्टम्स आने लगते हैं।
एनवायरमेंटल फैक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्टाइल का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि एज अपने आप में एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और जैसे जैसे आजकल लॉन्गिविटी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे डेफिनेटली अल्जाइमर्स के केसेस मल्टीप्लाई होने जाएंगे, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एजिंग के साथ में ये इंसिडेंट डिटेक्ट भी ज़्यादा होने लगेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफ स्टाइल में जैसे ये अपना स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपका डाइटरी हैबिट्स है, अल्कोहल और स्मोकिंग का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हाइपरटेंशन का भी इवन जल्दी डायग्नोसिस होता है तो लॉन्ग रन में ये हेल्पफुल होता है कि उसका ट्रीटमेंट पैरेलल चल रहा होता है। ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सभी चीज़ें जो डिजीज ब्रेन की माइन्यूट वेसल्स को दिक्कत कर सकती है, वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब भी ब्रेन की बात आती है या मेमोरी या दिमाग की बात आती है तो बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, बादाम खाओ, अखरोट खाओ। डाइट का जैसे आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डाइट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, अपन पहले डाइट की बात कर रहे हैं, जो कि अपने ब्रेन को एक्टिव या इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर सकती है? एग्जैक्ट तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत इसमें इनका डेफिनेट रोल होता है। इसमें जैसे सबसे पहले यदि अपन देखें तो ये ड्राई फ्रूट्स की जो बात हो रही थी, इसमें एलमंड्स, बादाम और अखरोट, इनमें जो हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो अपने बॉडी डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, इनकी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। इसके बाद यदि अपन देखें तो बैलेंस डाइट का इसमें बहुत रोल होता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलें अपनी डाइट में। जो फास्ट फूड है वो हर तरह से बॉडी को डैमेज करता है, तो वो जितना अपन उसका यूज़ कम करेंगे इनडायरेक्टली वो भी हेल्प करेगा। और जो अपने बाकी डाइट में जो अपन देखते हैं, इसमें जितना बैलेंस रहेगा, लो फैट डाइट है, जो लो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों का अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जितना अपन बैलेंस डाइट अपने लिए प्लान करके चलेंगे, लॉन्ग रन में ये इनडायरेक्टली इवन अल्जाइमर्स से बचने में भी हेल्प करता है। डॉक्टर जी, जब अपन बचपन में पढ़ते थे, सभी के साथ खास तौर पे जो मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे या फिजिक्स के, वो हर समय कहते थे कि तुम्हारा जो मैथ्स में अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा शार्प रहेगा। बिल्कुल, इसमें यहाँ तो ये जो कैलकुलेशन की बात आती है, या जो लोग क्रॉसवर्ड करते हैं या कार्टून चैनल जहाँ पे मतलब शार्प दिमाग चल रहा होता है, उसका कितनी इम्पोर्टेंस है प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेशन ऑफ ब्रेन की? प्रिवेंशन में ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे ये क्रॉसवर्ड है, या अपन पजल सॉल्व करते हैं, या इवन चेस खेलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें ब्रेन की एक तरह से एक्सरसाइज हैं, और ये ब्रेन सेल्स को डिजनरेट होने में काफ़ी हद तक मदद करती है, रोकती है बेसिकली। यस। तो ये जितनी एक्टिविटी हैं, मतलब आप जब भी पेशेंट्स को अपन देखते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक वे भी है इस चीज़ का एनालिसिस करने का कि वो किस तरीके से वो क्विकली करना शुरू करते हैं। ये तो बात हो गई एक अपना क्लिनिकल जजमेंट, घर वालों से भी आपको हिस्ट्री में मिल जाता होगा। नॉर्मली जब आपके पास पेशेंट आता है वो किस स्टेज में आता है? क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है अगर ट्रीटमेंट की या फर्दर डायग्नोसिस की बात करें। बिल्कुल, इसमें देखिए जो अपन यदि देखें कि अल्जाइमर्स के अर्ली स्टेज वाले पेशेंट पहले काफ़ी कम होते थे, पर पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, फैमिली भी विजिलेंट रहती है, तो इवन जो अर्ली मेमोरी लॉस होता है उसको लेके भी काफ़ी पेशेंट्स डायग्नोसिस के लिए आते हैं। और अर्ली जो मेमोरी लॉस के अलावा जो साथ में दूसरी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे अल्जाइमर्स के अलावा जो बहुत सारे कारण होते हैं डिमेंशिया के, और डिमेंशिया में यदि ये देखिए, डिमेंशिया एक तरह का सिम्टम है मेमोरी लॉस, पर इसकी अंडरलाइंग डिजीज हमें डिफरेंट होती हैं। तो इसमें एक मेजर ग्रुप होता है रिवर्सिबल डिमेंशिया, जिसका यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक वो रिवर्सिबल होती है। जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक के बाद में वेस्कुलर डिमेंशिया की शुरुआत होती है, तो वो भी डिमेंशिया का एक कारण है। इसके अलावा ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन है, वो भी ब्रेन के मेमोरी फंक्शंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे HIV है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये जो क्रोनिक इन्फेक्शन है, इसमें ब्रेन के अंदर जो चेंजेस शुरू होते हैं वो अल्टीमेटली ये धीरे धीरे ये इसको प्रोग्रेस करते हैं। तो यदि अंडरलाइंग डिजीज़ का जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है, जो कि लार्जली तो बेस्ड होता है पेशेंट के सिम्टम्स पे, उसके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, इसके अलावा जैसे ही आपको ये डाउट होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेट रीज़न है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है।
जितनी भी ब्रेन की डिजीज अपन इन्फेक्शन से जैसे आपने इन सब बताया, चीज़ों से इसका लिंक रहता लिंक है। रहता एक साइकेट्रिक इलनेस है, जैसे कई बार ये होता है कि पेशेंट को फील होने लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। ज़्यादातर इसमें डिफ्रेंशिएट करने का सबसे ईजी तरीका होता है कि जो अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं उनको कभी भी ये फील नहीं होता कि उनकी मेमोरी कम पड़ रही है या धीरे धीरे इम्पेयरमेंट हो रहा है। जबकि जो साइकेट्री के साथ जो ओवरलैप होते हैं, जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, वो खुद ही ये कहते हैं कि हमको मेमोरी लॉस होने लगा है। जबकि बाकी जो अल्जाइमर्स और इस टाइप के डिमेंशिया होते हैं उसमें पेशेंट के ज़्यादातर फैमिली मेम्बर ये कंप्लेंट करते हैं कि सब ये इनको हम लोगों को लग रहा है पहले से काफ़ी चेंज आ रहा है, ये रिसेंट की चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भूलने लग गए हैं और इसके साथ और भी चेंजेस आ रहे हैं, जो ये पहले जितना तेज़ी से सारे काम लर्न करते थे उन सब चीज़ों में इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यही कारण है कि हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। ये अवेयरनेस ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर अंजनी ने बताया कि समय पे जो अपने घर वाले हैं उनके अगर अपन सिम्टम्स कैच करेंगे और अगर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो रिवर्सिबल जो आपने बताया अल्जाइमर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जी डॉक्टर अंजनी, ये तो हो गया एक अपना क्लिनिकल जजमेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन या इन्वेस्टिगेशंस के आप क्या क्या चीज़ें करा के, क्योंकि पेशेंट कहता है कि भाई ठीक है, क्योंकि पेशेंट तो मानता ही नहीं है। बिल्कुल है ना, जैसे आपने बताया उसको तो पता ही नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट कैसे करें? डॉक्यूमेंट करने के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो एक तो रिवर्सिबल पार्ट को अपने को सबसे पहले चेक करना होता है। तो उसमें डिफरेंट हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हैं, बायोकेमिकल प्रोफाइल्स हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, इन सब को, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। इन सब के लिए अपना वर्कअप जो है टारगेटेड होता है इनका पिन पॉइंट कॉज पिकअप करने के लिए। और इसके अलावा यदि अपन देखें तो इसमें एक न्यूरो इमेजिंग, ब्रेन का सिटी स्कैन और एमआरआई, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि न केवल अल्जाइमर्स को फेवर करता है वो, पर बाकी चीज़ों को रूल आउट भी करता है। जैसे ब्रेन में सबड्यूरल हेमेटोमा है, यदि उसमें ब्रेन में ब्लड कलेक्शन पड़ा हुआ है तो उसके सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं। या उसको कई बार स्ट्रोक हो चुका है तो ब्रेन में जो चेंजेस आने लगते हैं उसके सिम्टम्स से बेसिस पे कई बार डिफ़िकल्ट होता है। एक वैरायटी होती है मिक्स्ड डिमेंशिया, उसमें ये ब्रेन के जो वेस्कुलर चेंजेस होते हैं उसके साथ ही डिजेनरेटिव चेंजेस भी शुरू हो जाते हैं। तो और अल्जाइमर्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होती जिसको देख के ये कह सकें सेकेंडरी कॉजेज रूल आउट किया, और डिस्प्रपोर्शनेट ब्रेन सेल की डेथ होने लगती है। इस वजह से जो एट्रोफी, जैसे मान लीजिए कि 65 साल के ब्रेन में जो चेंजेस आने लगते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा सीवियर एट्रोफी होने लगती है डिफरेंट पार्ट में, पर्टिकुलरली जो मेमोरी से रिलेटेड है, सिंगुलेट गायरस है, हिपोकैम्पस है, मेमोरी के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उनमें ये चेंजेस काफ़ी अर्ली आने लगते हैं। तो मेमोरी वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस में जैसे CSF एग्जामिनेशन, जो लंबर पंक्चर करके रीढ़ की हड्डी के पानी का टेस्ट करते हैं, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना अब धीरे धीरे संभव हो पा रहा है जो अल्जाइमर्स डिजीज़ के अर्ली मार्कर्स हैं। इसके अलावा जो फंक्शनल MRI है या पैट स्कैन है, जिसमें अमाइलॉइड पैट स्कैन है, वो इसको अर्ली डायग्नोसिस में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। डॉक्टर अंजनी, ये अपन ने डायग्नोज कर लिया, क्योंकि ये एक मेजर समस्या होती जा रही है कि 80 साल से ऊपर के तो 20% लोग, बहुत बड़ा फिगर है। और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ये फिगर, जैसे आपने बताया, बढ़ता भी जा रहा है। बात आ जाती है घूम फिर के ट्रीटमेंट, और जब भी न्यूरोलॉजिकल, खास तौर पे डिजेनरेटिव डिजीज़ की अगर बात करते हैं तो लोगों को लगते हैं भाई ब्रेन के सेल्स एक बार पूरे ख़त्म हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए तो उसका रीजनरेशन बड़ा स्लो प्रोसेस है, या लगभग नहीं होता। तो जो आपका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, प्रिवेंशन तो बेसिक है, ये वो तो बेस्ट है ट्रीटमेंट में कि आप उसको डिजीज़ को प्रिवेंट करें, जो आपने चीज़ें भी बताई। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं, कितने समय तक एक पेशेंट नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है, और एंड स्टेज पे अल्जाइमर्स की किस तरीके की प्रॉब्लम, क्योंकि जिसको कुछ भी याद नहीं है वो, उसके लिए तो दुनिया पेनलेस है, वो तो खुद तो फैमिली के लिए इट इज पेनफुल फॉर देम कि भाई ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमको पहचान नहीं रहा, खाना खाया नहीं खाया कुछ पता ही नहीं। तो पहली चीज़ कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के अंदर कितना समय तक चलता है, ड्रग्स का कितना एडवांटेज है, एंड
कितनी लॉन्गेविटी एक बार डायग्नोसिस के बाद हो जाएगा? इसमें देखिए सबसे पहला पार्ट है वो जो अपन ने सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हर स्टेज की डिजीज़ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एल्जाइमर्स में। इसके अलावा कुछ फार्माकोथेरेपी हैं, जो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे ये जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, या कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए जो मेडिसिन काम करती हैं, जैसे डोनापेजिल है, मेमेंटिन है। इसमें कई सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो धीरे धीरे एफडीए ने अप्रूव किया है क्लिनिकल यूज़ के लिए। वो इसमें डिजीज़ को में इसके रैपिड प्रोग्रेशन में कुछ हेल्प कर सकती हैं और डे टू डे लाइफ में कुछ हेल्पफुल होती हैं। इसमें ये कई सारी नई ड्रग्स आई हैं जो इसमें हेल्पफुल होती हैं। इसमें जो मेन रिसर्च का फोकस है वो इसमें है इसका अर्ली डायग्नोसिस एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे हो जाए, तो इसमें काफ़ी रिसर्च चल रहा है। ये जो प्रोटीन है, जो कोलिन ट्रांसमिशन है ब्रेन का, उसमें कुछ ड्रग्स हैं जो अभी रिसर्च में हैं, वो इसमें हेल्प कर सकती हैं आगे आने वाले टाइम पे, पर उसमें भी मेन फोकस है अर्ली डायग्नोसिस पे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यदि अपन देखें तो लगभग इसमें 3 साल से 9 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके साथ जुड़ी होती है। धीरे धीरे ट्रबलसम होता है फैमिली के लिए, और वो पीरियड फैमिली के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केयर गिवर, जो फैमिली मेंबर्स जो उसकी केयर करते हैं उनको गाइड करने का। क्योंकि इसमें कई बार ये देखने को मिला है कि पेशेंट घर से निकल गया, अब वो उसको ये खुद का नाम भी नहीं पता है, फैमिली में भी किसी का नाम पता नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं कि फैमिली मेंबर्स, ऐसे पेशेंट यदि आपकी फैमिली में है तो उसका केयर कैसे करेंगे। तो जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप उनका एक आई कार्ड बना के गले में परमानेंट लगा दें कि, और उसमें इमरजेंसी में किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो जो भी ऐसे कभी भटक जाते हैं तो उसको ट्रेस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बहुत अच्छा आइडिया है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे रात के टाइम कई बार वो दरवाज़ा खोल के घर से निकल जाते हैं और उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। ऐसे में ये इन सब चीज़ों को अपने को प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेने होते हैं। बाथरूम वगैरह में क्योंकि उनके गिरने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे मोटर फंक्शन भी अफेक्ट होते हैं, तो बाथरूम में भी कुछ स्पेशल अपन उनके लिए ये लगा सकते हैं जिससे वो टाइमली हेल्प ले लें, अपने को गिरने से बचा लें, अंदर से लॉक नहीं करें। और इन पेशेंट्स की केयर बिल्कुल बच्चे की तरह करनी होती है, क्योंकि न वो अपनी खुद की नीड बता सकते हैं कि मेरे को अब भूख लगी है, अब मेरे को दवा लेनी है, और न उनको इवन एडवांस स्टेज में यूरिन का कंट्रोल, लेट्रिन का कंट्रोल ये ख़त्म होता जाता है। तो उसकी केयर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो टर्मिनल केयर है वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है फैमिली का, क्योंकि वाइफ जो सालों से उनके साथ रह रही है वो उनको ही नहीं पहचानती, उसको यही नहीं पता कि भाई ये कौन है। तो इन सब चीज़ों में ये सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब काउंसलिंग ऑफ फैमिली और फैमिली को गाइड करना वो साथ साथ लेके चलना होता है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स का बहुत लिमिटेड होता है और वो भी ज़्यादातर फोकस अर्ली डायग्नोसिस पे होता है। एक बार यदि पेशेंट मॉडरेट या एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, उसके बाद उसकी केयर कैसे करनी है, क्या चीज़ उसको हेल्प करेगी, उसकी लाइफ स्टाइल को अपन कितना नॉर्मल रख पाएँ, वो सब चीज़ें इसमें इक्वली रोल प्ले करती हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सोशल बर्डन भी होता है एजिंग के साथ में, क्योंकि एल्डरली को बहुत बार वैसे भी नेग्लेक्ट करते हैं, कई फैमिलीज उनका केयर भी अच्छा नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ों में अब पहले से यदि अवेयरनेस हो तो अपन काफ़ी हद तक उसकी लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अंजनी ने कही कि जो फैमिली का इस ट्रीटमेंट के अंदर रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, फूड प्रॉपर लेते नहीं है, नरिशमेंट कम होता जाता है, तो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स, और ख़ास तौर पे गिरना, क्योंकि उनके बैलेंसिंग उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं और गिर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर अंजनी ने बताया कि इस तरीके के कोई भी पेशेंट किसी के घर में हो तो उनको ये ज़रूर टैग लगा के रखें, एक अपना लगा के रखें जिस पे नंबर, उनका एड्रेस, क्योंकि गलती से अगर वो कहीं भटक भी जाते हैं तो उनको समय पे पहुंचा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे डॉक्टर अंजनी ने बताया, कि अर्ली डायग्नोसिस, ये जो शुरू मैंने जो बात कही थी कि सठिया गया है क्या कि नहीं रखें, ये अर्ली सिम्टम हो सकता है अल्जाइमर्स डिजीज़ का, जो कि
इनिशियली रिवर्सिबल स्टेज के अंदर हो सकती है अगर समय पे उसका इलाज कराया जाए। डॉक्टर अंजनी, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।